सर यस बोलो। पोस्ट बनाए दो ना सर। ओके चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो आ गए सब लोग, वेरी गुड। चलो आ जाओ अपने पैम्पलेट के साथ, नोटबुक के साथ, पेन पेंसिल, दिमाग, जल्दी फटाफट ले लो, जल्दी 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 जल्दी। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, जिससे पॉसिबल हो प्लीज कैमरा ऑन रखो। ચાલુ જ છે સર. ઓકે, કશો વાંધો નહીં. જેનું બંધ છે એને ચાલુ કરવાનું છે જીવનમાં, જેનું ચાલુ હોય એ ચાલુ જ રાખે. બરાબર, અભિષેકનું ચાલુ જ છે. સરસ. બંધ વાળા ખુલી જાય, ખુલ્લા વાળા ખુલ્લા રહે. જલ્દી फटाफट। चलो रेडी? यस। तो कल हमने एक क्वेश्चन कवर किया था, बराबर है। आज हमें कवर करना है हमारे पैम्पलेट में से पेज नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 4। तो आ जाओ उसके ऊपर, पेज नंबर 17 क्वेश्चन 4 दिख रहा है आपको? एकदम नीचे लास्ट लाइन दिया है, इसको बोलते हैं जगह का सही इस्तेमाल। એવું નહીં नेक्स्ट पेज पर ले जाए ना, एक लाइन बाकी है ત્યાં छापीશું। देखा एक ही लाइन है वहां पे। तो अब पीछे पेज घुमाओ, खाली क्वेश्चन देखने के लिए वो पेज पे जाने का ऐसा, बराबर है? राइट। वहां पे छोटा सा बड़ा डायग्राम दिख रहा है आपको? दिखा? छोटा सा बड़ा डायग्राम। चलो बहुत बढ़िया। राइट, तो अपने नोटबुक में हेडिंग डाल दो कंप्यूटराइज्ड डेटा। ये जो यहाँ पे इन्होंने ड्रॉ किया है ना, वो हम लोग क्या करेंगे, नीचे एक एक वर्ड लिखेंगे और उसके बाजू में मैं आपको एक एक उसका मीनिंग के रिलेटेड एक वर्ड लिखवाऊंगा, ताकि आपको सबके कंसेप्ट पता चले। आ गया समझ में? ऊपर जो टेबल में उन्होंने जो सब कुछ लिखा है, वो हम नीचे एक एक करके वर्डिंग्स में मैं उसके सामने आपको एक मीनिंग, उससे जुड़ा हुआ जो मीनिंग के रिलेटेड वर्ड है, कंसेप्चुअल वर्ड है, वो मैं आपको लिखवाऊंगा। डन? तो हेडिंग डाल दो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड डेटा। हेडिंग डाल दो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड डेटा। दिशा खबर पड़ी गई? શું કરવાનું છે? દિશા પરમાર सो गई गई। साफिया प्रतापनगर, साफिया साफिया। आयुष पिरोड, सुमित पिरोड। सो गए सो गए। हाँ तुलसी तुलसी तुलसी, वेरी गुड। तुलसी खबर पड़ी गई? हेडिंग लगी थी? हाँ सर। ओके चलो डन। लवीना डन? हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड डेटा, बहुत बढ़िया। चलो तो उसके नीचे पहला लिखो फर्स्ट ऑनलाइन डेटाबेस, ऐसा लिखो ऑनलाइन डेटाबेस। हेडिंग डालो ऑनलाइन डेटाबेस। उसके बाजू में लिखो डेटा अवेलेबल, डेटा अवेलेबल with the help of, data available with the help of computer, data available with the help of computer। और ब्रैकेट में टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क मतलब टेलीफोन वायर, बराबर है? पता है पहले के जमाने में अगर आपने पहले अपने घर पे कभी इंटरनेट चालू करवाया हो तो पता है मोबाइल के वायर से कनेक्ट करते थे वो, लेकिन अब वो सिनेरियो बदल गया है। अभी तो क्या आ गया है, मॉडेम आ गए, छोटे छोटे मॉडेम्स आ गए, उसी के थ्रू जो है वो कनेक्टिविटी हो जाती है। लेकिन पहले के जमाने में ऐसे टेलीकम्युनिकेशन के वायर के थ्रू इंटरनेट की फैसिलिटी दी जाती थी, बराबर। नीचे एक एग्जांपल लिखो, इसके अंदर एग्जांपल, इसके अंदर एक एग्जांपल लिखो। हेडिंग डाला, एग्जांपल लिखो, इसमें रेलवेज, रेलवेज स्लैश बैंक, रेलवेज स्लैश बैंक। हेलो सर। बोलो ना सिद्धांत। सर
मतलब लेट ज्वाइन हुआ तो मुझे मालूम नहीं है सर कहाँ से स्टार्ट हुआ है। सो अच्छा, अब भी बस स्टार्ट किया। पेज नंबर 18 पैम्पलेट है आपके पास? है सर, है। पेज नंबर 18 में देखो, वहां पे वो जो सबसे ऊपर जो डायग्राम है ना, हाँ सर, कंप्यूटराइज्ड डेटा। यस, वो हम लोग जो है उसका एक एक छोटा छोटा नोट्स लिख रहे हैं। तो हमने अभी ये पहला ही चालू किया है, ऑनलाइन डेटाबेस। ओके सर। बराबर है, ऑनलाइन डेटाबेस। अब हेडिंग डाल दो और खाली एग्जांपल लिख दो अभी आप। बाकी का जो है बाद में आप कॉपी कर लेना, 3-4 लाइन रह गई है तो बाद में कॉपी कर लो आप। ओके सर। अभी एग्जांपल खाली लिख दो कि ऑनलाइन डेटाबेस, एग्जांपल है रेलवे/बैंक। ओके सर। ओके। अच्छा, कोई गेस करेगा क्या होगा ये? एग्जांपल से कुछ आपको दिमाग में आ रहा है? जीत, રેલવે બેંક શું હશે આ? સર એટલે હવે એ લોકોએ ઓનલાઈન ડેટા એટલે શું કહેવાય ટિકિટ્સ આ પેન્ડેમિકના લીધે પહેલા આપણે ખબર છે જતા હતા લાઈક પ્લેટફોર્મ પર પણ જવું હોય તો વી હેવ ટુ બાય ધ પ્લેટફોર્મ ટિકિટ એવું, બટ હવે એ પણ એ લોકોએ ઓનલાઈન કરી દીધું છે. સો એ લોકો ઓનલાઈન જઈ રહ્યા છે એવું. અને બેંક્સ પણ શું કે બધા ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ પર આવી ગઈ છે, જેવું કે જીપે થ્રુ બેંક અકાઉન્ટ કનેક્ટ થઈ જાય કે પછી બેંકની અલગથી એપ્લિકેશન. સો માઇટ બી ધેટ. ओके, अच्छा तुलसी, एक सिंपल सवाल पूछता हूं मैं आपको, बराबर, जो इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है। अगर मैं आपको पूछूं तो आप किसी बैंक के कस्टमर होते हो या उस बैंक के ब्रांच के कस्टमर होते हो? ब्रांच ना कस्टमर ફરીવાર પૂછી લો આરામથી, કઈ ઉતાવળ નથી, ફાસ્ટર ફિંગર ફર્સ્ટ નથી. ફરીવાર, બરાબર, કે તું જે હોય નોર્મલી કશે અકાઉન્ટ ઓપન કરે, બરાબર, સપોઝ ફોર એક્ઝામ્પલ તારો કોઈ છે અકાઉન્ટ કોઈ બેંકમાં? હા, કોટકમાં છે. કોટક બેંક, બરાબર. કઈ બ્રાન્ચ ખબર છે? કઈ બ્રાન્ચ? માંજલપુર. ઓકે, તો સિમ્પલ સવાલ છે કે તે અકાઉન્ટ જે ઓપન કર્યું કોટક માંજલપુરમાં ઓપન કર્યું, તો હવે તું જે કસ્ટમર છે તે કોટકની તું કસ્ટમર છે કે ભાઈ કોટક માંજલપુર બ્રાન્ચની કસ્ટમર છે? કોટકની. પાક્કું? હા. પહેલા તો બીજો આન્સર આપ્યો તો, હવે વધારે ખબર પડી. બરાબર, પરફેક્ટ. સમજ में आया? यू आर अ कस्टमर ऑफ अ बैंक एंड नॉट द ब्रांच. मतलब काल उठीने હવે તુલસીને અગર સપોઝ ફોર એક્ઝામ્પલ એ જ બેંક પણ ઓપી રોડ બ્રાન્ચ પરથી પૈસા ઉઠાવવા હોય તો પેલો ઓપી રોડ વાળો બ્રાન્ચ ના પડે, જાઓ જાઓ માંજલપુર પર જાઓ, એવું કે તો ચાલે? ना चले ना. यू आर अ कस्टमर ऑफ अ बैंक. समझ में आया? आपकी एंट्री कैसी हो जाती है पता है? भले वो मांजलपुर में अकाउंट ओपन हुआ लेकिन आपका अकाउंट मांजलपुर ब्रांच में नहीं हुआ है, आपका वो बैंक में जो है वो खाता खुला है. मतलब जब वो मांजलपुर के सर्वर में एंटर करते हैं तो इनका है ना बैंक का होता है सेंट्रलाइज सर्वर. जो कोई दिवस सर्वर देखा है कभी आपने? बराबर, बचपन में अगर स्कूल में गए हो और उसके कंप्यूटर रूम में गए हो અને कंप्यूटर रूम में તમે જોયા હોય सर्वर नहीं, सारे ऐसा पता है सब कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते थे. समझ में आया? बराबर. तो वो एक सेंट्रलाइज चीज से क्या होता है, कनेक्ट. मतलब मान लो फॉर एग्जांपल आज तुलसी ने अगर मांजलपुर में अगर 1000 रुपए डिपॉजिट करे, मांजलपुर ब्रांच में 1000 रुपए डिपॉजिट करे, तो क्या वो ओपी रोड पे जब वहां पे पासबुक में एंट्री करवाएगी तो वहां पे 1000 रुपए नहीं दिखेंगे? दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? मतलब इसलिए तो बोलते हैं वो कस्टमर कोई भी उसकी ब्रांच में डिपॉजिट भी कर सकता है और विड्रॉ भी कर सकता है. मतलब उसके डेटा कैसे होते हैं, ऑनलाइन एक्सेसिबल. मतलब वहां पे भी वो बैंक वाला भी जो है नहीं एंट्री करके जो है वो देख लेता है. सेम वे रेलवे में भी तो ऐसा होता है ना. रेलवे में अब मान लो फॉर एग्जांपल तुम यहाँ पे वडोदरा के रेलवे स्टेशन पे गए और नहीं पूछते कि साहब आ ट्रेन में रिजर्वेशन મળશે, तो वो क्या बोलेगा, साहब 10 वेटिंग है. फॉर एग्जांपल बोलते हैं ना सर कि 10 वेटिंग है, नहीं एंट्री करके देखते हैं वहां पे उसके पास होता है सॉफ्टवेयर. देखा है कभी आपने ऐसा मुंडी ऐसा टेढ़ी करके कि कहीं एंटर करे थे? सॉफ्टवेयर होता है उनके पास. बराबर. अब मान लो फॉर एग्जांपल 10 वेटिंग था. अब ये 10 वेटिंग जो है वो ट्रेन जहां जहां पे रुकने वाली सब जगह दिखेगा 10 वेटिंग ऑब्वियसली. बराबर. अब मान लो उसमें से दो लोगों ने कैंसिल करवा दिया. अब वो ट्रेन है ना वडोदरा से जा रही है भरूच, तो भरूच में भी 8 वेटिंग हो जाएगा. और किसी ने मान लो वहां से बुक कर लिया, वो जो 2 कैंसिल किसी ने की थी तुरंत भरूच में किसी ने क्या कर दिया, बुक कर दिया. समझ में आ गया? तो वो क्या हो जाएगा, अपडेशन सेंट्रलाइज. मतलब
किसी भी रेलवे स्टेशन पे वो ट्रेन के रिलेटेड जो डेटा होगा वो कैसा होगा, सेंट्रलाइज। ऐसा नहीं कि भाई वडोदरा स्टेशन में अलग दिखता है, भरूच में अलग दिखता है। ट्रेन जो जहां से जो है अराइवल है, अराइवल से लेके डेस्टिनेशन तक जितने भी स्टेशन है, डेटा उनके कैसे होते हैं, सेंट्रलाइज। इसलिए तो कितने बार पता नहीं अपने को कि वो जो टिकट कंडक्टर होता है, टिकट चेकर बराबर टीसी, पता है आप बैठते हो मान लो वडोदरा से, लेकिन बाद में कितने 3-4 घंटे के बाद आता है देखने के लिए, लेकिन उसके पास भी वो लिस्ट अवेलेबल होती है ना। अब मान लो फॉर एग्जांपल कोटा रेलवे स्टेशन पे आता है चेकिंग के लिए, पर यहाँ से आपको ऑलमोस्ट 4-5 घंटे लग गए, उससे भी ज्यादा, लेकिन उसके पास भी वही लिस्ट है और उसमें भी आपका नाम है। मतलब ये लिस्ट कैसी होती है, एकदम सेंट्रलाइज। आया, ये क्या आ जाएगा, ऑनलाइन डेटा अवेलेबिलिटी, बराबर है। मतलब कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू डेटा कैसा है, एक्सेसिबल, बराबर। इसको हम बोल सकते हैं एक तरीके से एंटरप्राइज वैन। बचपन में आपने पता अलग अलग टाइप के नेटवर्क पढ़े होंगे, याद दिलाता हूं कौन कौन से टाइप के नेटवर्क, लैन, मैन, कैन, वैन। अब ये क्या बोला मैं, लोकल एरिया नेटवर्क, फिर कैंपस एरिया नेटवर्क होता है, फिर उसके बाद मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, और होता है ना वर्ल्ड वाइड वेब, सुना है ना आपने, वर्ल्ड वाइड, ग्लोबल वैन बोलते हैं इसको, ग्लोबल वैन, बराबर है, राइट। हमने अभी ये जो एग्जांपल डिस्कस किया वो कौन सा था, एंटरप्राइज वैन, बराबर। मतलब आज आप और मैं रेलवे स्टेशन पे कौन से ट्रेन में कितनी रिजर्वेशन है वो देख सकते हैं, लाइन है जरा गूगल कर लो, था ये वो, बराबर। कितनी सीटिंग अवेलेबल है, बुकिंग की बात नहीं कर रहा हूं, सीट्स कितनी अवेलेबल है, वो एक्सेस किसको होता है, सिर्फ वो एंटरप्राइज को ही होता है। अब जैसे कि सिंपल चीज है, आपने अगर फीस जो है वो सुभानपुरा ब्रांच पे भर दी और वहां पे एंट्री हो गई, तो ऑटोमेटिकली ओपी रोड पे भी चेक करेंगे तो वो एंट्री दिखेगी, समझ में आया। ये क्या है भाई, सेंट्रलाइज सर्वर कनेक्टेड है ना, वो सॉफ्टवेयर जो है हर ब्रांच से जुड़ा हुआ है, तो किसी भी एक ब्रांच में अपडेशन डाल दो, बाकी सब ब्रांच में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, एंटरप्राइज, मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ओनली। आज यूविल की हमें फीस अगर किसी को एक्सेस करनी है, लाइक गूगल कर लो, तो ना मरे, वो हमारे सॉफ्टवेयर में ही सिर्फ अवेलेबल है, और वो सॉफ्टवेयर क्या है, सेंट्रलाइज कनेक्टेड, बराबर। चलो सेकंड लिखो इंटरनेट डेटाबेस, सेकंड लिखो इंटरनेट डेटाबेस। यहां लिखो डेटा कैन बी एक्सेस, इंटरनेट में लिखो डेटा कैन बी एक्सेस with the help of internet service, with the help of internet service. Example, www world wide web, www world wide web, बराबर। और ब्रैकेट में with the help of आगे क्या था, with the help of इंटरनेट। ऊपर वाले में आपने देखा with the help of कंप्यूटर, ऊपर वाले में देखा था with the help of कंप्यूटर, यहां पे with the help of इंटरनेट, बराबर। और ब्रैकेट में आप लिख दो अमेज़न, ब्रैकेट में आप लिख दो अमेज़न, बराबर। ग्लोबल एंटरप्राइज है ना वो, ग्लोबली यू कैन एक्सेस, ग्लोबली एक्सेसिबल हो जाएगा। आप ऑर्डर डालोगे, फिर नहीं स्टॉक अवेलेबल है या नहीं है पता चल जाता है, बोल सकते हैं ऐसा, बराबर। तो दो चीजें आपने देखी, एक देखा ऑनलाइन, बराबर, एक देखा इंटरनेट। ऑनलाइन मतलब कंप्यूटर, मतलब वो विद इन द एंटरप्राइज ही एक्सेसिबल हो सकता है, ये इंटरनेट वाला तो वर्ल्ड लेवल पे कोई भी एक्सेस कर सकता है, बराबर। तीसरा लिखो, तीसरा ऑफलाइन डेटाबेस, ऑफलाइन डेटाबेस, ऑफलाइन डेटाबेस में लिखो डेटा कैन बी एक्सेस, डेटा कैन बी एक्सेस at CD compact disk, CD is compact disk, data is available at CD मतलब compact disk, मतलब ऑफलाइन,
बराबर है, ऑफलाइन वो अवेलेबल है सारे डेटा। तीन सिंपल चीजें, डेटाबेस, एक ऑनलाइन, ऑनलाइन मतलब कंप्यूटर मतलब सर्वर, लेकिन ये सर्वर कौन सा, सिर्फ वो एंटरप्राइज का सर्वर, बराबर, तो एंटरप्राइज सर्वर। दूसरा वाला इंटरनेट मतलब ग्लोबल लेवल पे एक्सेसिबल हो जाएगा, बराबर है, आज वो चीज हर कोई देख सकता है। बेस्ट एग्जांपल है विकिपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया, ये भी आ जाएगा इसमें इंटरनेट वाले में। और तीसरा जो है वो ऑफलाइन, मतलब वो क्या हो जाएगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपना कोई डेटा, हो सकता है उन जमाने में सीडी, ये जमाने में बोल सकते हैं कुछ ना कुछ ऐसा बोल सकते हैं अलग अलग पेन ड्राइव में स्टोर करके रखा हो, बराबर है, तो ये ऑफलाइन अवेलेबल है। तो तीन सिंपल चीजें, बराबर। अब आगे जाएंगे, अब आप डायग्राम में देखोगे ना, तो इंटरनेट को उन्होंने और 1 2 3 4 5 पार्ट में डिवाइड किया इंटरनेट को, बराबर। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डाल दो, नेक्स्ट अलग से हेडिंग डाल दो, इंटरनेट, इंटरनेट डेटाबेस, इंटरनेट डेटाबेस। एक्चुअली तो ये तीनों तीन जो है वो उन्होंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है, लेकिन ये ज्यादातर चीजें हमें ना इंटरनेट डेटाबेस में मिलता है, वरना डायग्राम आप ऊपर देखोगे तो डायग्राम में हम ऐसा बोल सकते हैं तीनों तीन जो है ऑनलाइन, इंटरनेट एंड ऑफलाइन, ये तीनों तीन को उन्होंने और ज्यादा 5 सब बाइफरकेशन में दिया हुआ है, वो हम लिखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। चलो तो पहला लिखो, पहला तो बहुत खतरनाक वर्ड है, देखना ससुरा जीप टेढ़ी हो जाए। बिब्लियोग्राफिक, क्या है, कौन सी बबली, बिब्लियोग्राफिक, स्पेलिंग देख लेना बंटी और बबली, स्पेलिंग बराबर देखना। बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस, खाली हेडिंग लिखो बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस, और यहां पे डैश करके खाली एक वर्ड लिख दो, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स मतलब यहां पे किस टाइप के डेटाबेस हमें देखने को मिलेंगे, तो आर्टिकल्स के फॉर्म में। अब आर्टिकल्स की डेफिनेशन देखो, वहां पे आपको दिखेगी, देखो फर्स्ट पॉइंट में जर्नल आ गया, न्यूज़पेपर आ गया, मैगजीन्स आ गया, बराबर, डॉक्यूमेंटेशन आ गया, ये सब आर्टिकल्स के फॉर्म में। नहीं, आर्टिकल जो है वो सर्कुलेट हो रहा है उस तरीके से, बराबर। सेकंड लिखो न्यूमेरिक डेटाबेस, सेकंड लिखो न्यूमेरिक डेटाबेस, इसमें डैश करके लिख दो स्टैटिस्टिक्स, मतलब ज्यादातर हमें मिलेगा न्यूमेरिक फॉर्म में इंफॉर्मेशन, न्यूमेरिक। सेकंड वापस बोलूं, न्यूमेरिक डेटाबेस डैश करके स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिकल फॉर्म में आपको डेटा मिलेगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर आपको बोलूं मैं, तो अभी ये नहीं, आप आईपीएल मैच देखते हो, बराबर, तो कोई भी एक प्लेयर जब आता है तो पता है जब वो प्लेयर बैटिंग के लिए आता है तो आपको स्क्रीन पे क्या दिखता है, क्या दिखता है स्क्रीन पे, कौन बताएगा, कोई प्लेयर जब आता है, निशी, यस सर। कोई भी ये बैट्समैन जब मैदान पे उतरता है तो स्क्रीन पे क्या दिखता है, मैंने कभी देखा नहीं है मैच। ये इंडिया में रहती है बेचारा, तुम्हारा आगे होने वाला हस्बैंड, भगवान बचाए उसको, अगर उसको गलती से क्रिकेट पसंद आया, बहुत बहुत नाइंसाफी होने वाली है ना। चलो ठीक है, जय, બોલો સર. જે કોઈ પણ બેટ્સમેન આવે બેટિંગ કરવા માટે मैदान पर उतरे स्टार्टिंग में पहला બે પ્લેયર मान ले फॉर एग्जांपल, बराबर, तो स्क्रीन पर શું દેખાય, એનો રન રેટ બતાવે, હાઈએસ્ટ રન ને બધું બતાવે. એટલે એક ટેબલ બતાવે, हम टेबल बतावे, टैबुलर सिस्टम હોય છે, एक टेबल હોય છે, राइट, हॉरिजॉन्टल टेबल होता है, उसमें लिखा होता है सबसे पहले नंबर ऑफ मैचेस, टोटल रन्स, फिर उसका एवरेज क्या है, सबसे मेन अपने को क्या चाहिए आईपीएल में, स्ट्राइक रेट, बंदे का स्ट्राइक रेट क्या है, 200 के ऊपर स्ट्राइक रेट है, समझ जाने का कि भाई आ तो भाई धोई नाक से, इसकी बैटिंग देखने में मजा आएगा। मतलब किसी को अगर मान लो वो प्लेयर, जैसे आईपीएल में ना कितने सारे नए प्लेयर्स आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं जिनको हमने कभी देखा ही नहीं, कभी काला आता है, कभी गोरा आता है, कभी मिक्स आते हैं, आईपीएल में ऐसा अलग अलग वेराइटी आती है, बराबर, कितने को तो पता भी नहीं, देखा भी नहीं, ऐसा कौन है ये, कौन सी दुनिया से है, लेकिन उसकी स्ट्राइक रेट को देख के अपने क्या करते हैं, जज करते हैं कि इसकी बैटिंग में मजा आएगा कि नहीं आएगा, है कि नहीं, और वही किसी की स्ट्राइक रेट से पता चल जाएगा ढीलो से यार, सर में आ गया, मतलब मैं इंसान को जानता भी नहीं हूं लेकिन इसके स्टैटिस्टिक्स के बेस पे मैं एक डिसीजन ले पा रहा हूं,
है कि नहीं, समझ में आ रहा है? सेम वे बॉलर होगा तो उसका इकोनॉमी रेट, उसके नंबर ऑफ विकेट्स, उसका बेस्ट परफॉर्मेंस भी दिखाता है ना, अब तक का हाईएस्ट विकेट। तो ये सबसे भी आपको एक आइडिया आ जाएगा ना भाई कि भाई बंदे में दम है, बराबर। अब मान लो फॉर एग्जांपल कोई ऐसा बैट्समैन आया जिसने आज तक आपने ना देखा हो, अतरंगी हेयर स्टाइल हो, यहाँ पे खाली एक ऐसा केले जैसी हेयर स्टाइल हो और वो भी गोल्डन कलर वाला केला, तो अपने तो ऐसा लगेगा मारा मारी माटा कौन आया ला भाई। फिर अपने देखते हैं भाई, भाई ये तो भाई इसका स्ट्राइक रेट आप देखोगे तो साला 300 प्लस है स्ट्राइक रेट। फिर ससुरा नाम पे जाते हैं तो एंड्रू रसल दिखता है अपने को, है ना, ऐसा है ना, एक आदमी जैसा है, मतलब आदमी जैसा दिखता नहीं है लेकिन क्रिकेट खेलता है, पागलों की तरह खेलता है। हार्दिक पांड्या का बाप है वो, बोल सकते हैं ना, सांड जैसा इंसान है, 6 फीट प्लस हाइट है उसकी, 6.4, बराबर। तो मतलब बंदे को ये सब स्टैटिस्टिक्स देखकर अपने क्या कर सकते हैं, डिसीजंस। तो ये सब काम लगता है स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट। चलो थर्ड, फुल टेक्स्ट डेटाबेस लिखो। थर्ड, फुल टेक्स्ट डेटाबेस, उसमें डैश करके लिख दो थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन, थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन। थर्ड पॉइंट में थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन, मतलब पहला वाला वापस रिपीट कर रहा हूं, पहला वाला आर्टिकल्स के फॉर्म में, दूसरा वाला स्टैटिस्टिक्स के फॉर्म में, तीसरा वाला बड़े बड़े पैराग्राफ्स, सोने के टाइम पे पढ़ने का वो। हाँ कौन बोला, बोलो बोलो बोलो, तकलीफ किसी को नहीं? चलो ठीक है, फोर्थ में जाते हैं। फोर्थ, डायरेक्टरीज। इसमें हम बोल सकते हैं, आपने जस्ट डायल सुना होगा, जस्ट डायल के बारे में। जो बीड़े के जमाने के होंगे उनके लिए येलो पेजेस, बराबर। जो बीड़े के जमाने वाले हैं वो येलो पेजेस वाली एक मोटी सी किताब आती थी, आज डंबल्स के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पता है ऐसी बुक आती थी। और मतलब आप बोलो आपको किसका नंबर चाहिए, तो हर किसी, मतलब आप देखोगे ना किसी ऑर्गेनाइजेशन का आपको वहां पे नंबर मिल जाएगा। वही आजकल का सिनेरियो जो है वो जस्ट डायल पे, मतलब मल्टीपल फील्ड के लोगों के इंफॉर्मेशन जो है वो आपको वहां पे मिल जाएगी। देखो वहां पे, अच्छा तो आपने डायरेक्टरी हेडिंग डाला, डैश करके लिखो इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल्स कॉमा ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल कॉमा ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्विसेज। खास करके आपको हर सर्विस सेक्टर के नंबर्स आपको वहां से इजीली मिल जाएंगे, चाहे वो खाने की चीज हो, हॉस्पिटल के रिलेटेड कोई चीजें हो, इंश्योरेंस के रिलेटेड कोई चीजें हो, मेजोरिटी हर सर्विस सेक्टर। इससे अलावा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इंडस्ट्रीज के भी सारे बेसिक बड़े बड़े नाम जिन्होंने जस्ट डायल पे ऑब्वियसली रजिस्टर्ड करवाया होगा, बराबर है, ठीक है। क्लासेस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन अगर चाहिए कि भाई 10th स्टैंडर्ड क्लासेस वडोदरा, 11th 12th कॉमर्स वडोदरा, साइंस क्लासेस आप डालोगे तो इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसलिए तो लोग जो है वो रजिस्टर्ड करवाते हैं जस्ट डायल पे, और जस्ट डायल वाला बहुत स्मार्ट होता है, इनिशियल 2-3 महीने फ्री देता है, बराबर। और फिर उससे आपको लीड मिलती है। लीड इन द सेंस क्या, आप जब रजिस्टर्ड करवाते हो ना उसके थ्रू आपको फोन आते हैं कि हमने आपका नंबर जो है जस्ट डायल से लिया है, तो आपको ऑब्वियसली एडवांटेज हो गया ना। देन यू गो फॉर दैट पेड वर्जन, ईयरली सब्सक्रिप्शन, हाफ ईयरली सब्सक्रिप्शन, तो इस तरीके से उनका भी बिजनेस चलता है। डन, ठीक है। चलो फिफ्थ लास्ट बचा है स्पेशल पर्पस डेटाबेस। स्पेशल पर्पस, डैश करके लिख दो स्पेशल नेचर, डैश करके लिख दो स्पेशल नेचर। एग्जाम्पल डेटा ऑफ एजुकेशन इंडस्ट्री, डेटा ऑफ एजुकेशन इंडस्ट्री। होप आपको लास्ट वाला समझ में आया। स्पेसिफिक नेचर, बराबर, मतलब आप नहीं समझ में आया कुछ भी, पागल। क्या हुआ श्रेया को क्या हो सॉरी गया? सर, वो भाई था, सॉरी। अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हारे भाई को भी बिठाओ। चलो नहीं सर, एक्चुअली उसका क्लास था दोपहर में, सुबह में, तो वो मस्ती कर रहा था तो मैंने उसके सर को बोल दिया था, इसलिए वो ऐसे कर रहा है अभी।
वेरी गुड वेरी। भाई भाई तो भाई होता है ना, भाई 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 भाई। देखना भाई। सॉरी सर। ओके ओके ओके, मारना मत हाँ, मतलब मार मत खाना। बराबर, मार खाना, लेकिन देखना फिर नेक्स्ट टाइम कैमरा ऑन करो तो चोट चेहरे पे दिखे ना, ठीक है। चलो, आज तो श्रेया का भाई आतंक हो गया है। आतंक का नाम है जीत, आतंक का नाम क्या है? आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई। बाबू भाई। बाबू भाई बन गया है आज श्रेया का भाई। इसका नाम तो लालू है। अच्छा ये देखो, आज श्रेया को भी मजा आ रहा है, श्रेया को भी एकदम। चलो, आज श्रेया तुम्हारे भाई को दिखाओ तो सही एक बार। मेरे स्कूल में डांट। रुको है, मेरे को एक काम करना पड़ेगा, श्रेया को जो है वो मीटिंग में से निकालना पड़ेगा, वरना उसका भाई स्क्रीन में से बाहर आ जाएगा ऐसा लग रहा है। हाय सर। हाय, परेशान मत। चलो देखो क्या बात है, अब भाई भी इतना कोऑपरेटिव है देखो। चलो वेरी गुड। चलो तो बाकी सब अपने अपने मतलब जो भाई है अपने अपने रूम में बंद करके रखा है, बराबर। जूम के बाद उनको खोल देना थोड़ा। सर। हाँ नवांग, नवांग तुम्हारा भी कोई भाई? अरे नहीं सर, वो मुझे एग्जाम्पल आप वो डिटेक्ट करेंगे वापस से, स्पेशल पर्पस का। स्पेशल पर्पस वाला एग्जांपल रिपीट करूं मैं? हाँ जी सर, वो लिखना रह गया मेरा। अच्छा, कोई और रिपीट कर पाएगा? क्योंकि मुझे एजुकेशन इंडस्ट्री याद है, लेकिन क्या इलोबरेट किया है? खुशहाली इलोबरेट करो ना पूरी लाइन, ताकि नवांग लिख सके। स्पेशल पर्पस डेटा डेटाबेस, स्पेशल नेचर एग्जांपल डेटा ऑफ एजुकेशन इंडस्ट्री। हाँ, एग्जांपल है डेटा ऑफ एजुकेशन इंडस्ट्री। ओके, थैंक यू खुशहाली। ठीक है, मतलब आपको समझ में आया? मतलब है ना, कुछ ऐसे पर्टिकुलर वेबसाइट्स होते हैं जो आपको उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन देंगे, बराबर। ऐसी स्पेसिफिक वेबसाइट्स होती है जहां पे उनका नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन है ना पहले से आपको बता देंगे। मतलब वहां पे आपको मल्टी नेचर ऑफ इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। मतलब एक पर्टिकुलर ऐसी वेबसाइट है, वहां पे जाओगे तो सिर्फ हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वाले की इंफॉर्मेशन मिले, हो सकता है खाली सर्विस सेक्टर वालों की इंफॉर्मेशन मिले। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जो स्पेसिफिक नेचर के है डेटा क्या करते हैं, खाली कलेक्ट। चलो तो ये पूरा एक बार रिपीट कर ले फटाफट। चलो तो हेडिंग था क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस, बराबर। इसको तीन पार्ट में हमने डिवाइड किया। पहला देखा हमने ऑनलाइन, दूसरा देखा हमने इंटरनेट, और तीसरा देखा हमने ऑफलाइन। अब ऑनलाइन में हमने एक वर्ड लिखा, दैट इज व्हाट? टेलीकम्युनिकेशन, बराबर। मतलब कंप्यूटर का यूसेज विद द हेल्प ऑफ टेली नेटवर्क। वहां पे हमने एग्जांपल लिखा वो बैंक रेलवे वाला, मतलब सर्वर, सेंट्रलाइज सर्वर, जहां पे ऑनलाइन सब जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। दूसरा हमने देखा इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, जहां पे ग्लोबली लोग जो है वो डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तीसरा हम बोल सकते हैं ऑफलाइन, वहां पे एग्जांपल लिखा कॉम्पैक्ट डिस्क, बराबर, जो ऑफलाइन डेटा आपने अलग से जो है वो स्टोर करके रखा है। अच्छा, आजकल के एक और एग्जांपल देखो, क्लिक हो गया अभी क्योंकि मैंने सुबह उसका इस्तेमाल किया। हार्ड ड्राइव, देखा है ना आपने? हार्ड ड्राइव 1 TB की हार्ड ड्राइव मेरे पास है, तो मैंने अपने जो भी मतलब वीडियो लेक्चर जो बनाए थे, अब कंप्यूटर जो बेचारा थोड़ा झूमने लगा था, लैपटॉप जो थोड़ा झूमने लगा था, तो फिर सारे जो वीडियो लेक्चर जो है वो लेके हमने वो क्या कर दिया, हार्ड ड्राइव में ट्रांसफर। तो ये अभी मेरे पास डेटा कहाँ अवेलेबल हो गया? ऑफलाइन अवेलेबल हो गया। सिंपल, बराबर, तीन चीजें। चलो इसको हमने और 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला उसमें क्या देखा आपने? बिब्लियोग्राफिक। तो बिब्लियोग्राफिक में क्या हो रहा है? आर्टिकल्स के फॉर्म में, जर्नल, न्यूज़पेपर, इस तरीके से डेटा जो है वो शेयर करते हैं, बराबर। सेकंड है न्यूमेरिक डेटाबेस, स्टैटिस्टिकल फॉर्म में। थर्ड है फुल टेक्स्ट, मतलब थियोरेटिकल। डायरेक्टरी, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्विसेज, उनकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और स्पेशल पर्पस में किसी स्पेसिफिक नेचर ऑफ इंडस्ट्री से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। डन, ठीक है। चलो आगे आ जाए। अब बचा खाली क्वेश्चन नंबर 1 और 2।
बराबर 1 और 2 बाकी है। पेज नंबर 14, पेज नंबर 15 आ जाओ। 14 और 15 पे 14 वाला जो है उसमें सेकेंडरी डेटा के बारे में सब लिखा है। अब ऑलरेडी हमने एक लेक्चर में ना आपको मैंने लिखवाया था प्राइमरी डेटा क्या होता है उसके एग्जांपल, सेकेंडरी डेटा क्या होता है उसके एग्जांपल। तो क्वेश्चन 1 अभी हम इग्नोर कर देते हैं, बेसिक चीज है वो आप एक बार रीड करोगे तो आपको पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आओ, वो कुछ नई चीजें है तो वो हम देख लेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, एक्सप्लेन द डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएटिंग द सेकेंडरी डेटा, कि जब भी आप सेकेंडरी डेटा को इवैल्यूएट करते हो तो ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने के। पहला आपको दिख रहा है स्पेसिफिकेशन। तो मैं जो बोल रहा हूँ बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ है, मैं जो बोल रहा हूँ खाली वो टिक कर लेना। स्पेसिफिकेशन के पैराग्राफ में अंडरलाइन कर दो, आपको एक वर्ड ढूंढना है वहां पे सैंपल, फिर अपने वो डिस्कस करेंगे। पहले वो वर्ड सर्कल कर लो, सैंपल फर्स्ट पॉइंट के पैराग्राफ में सैंपल, और दूसरा एक वर्ड आपको ढूंढना है प्रोसीजर्स। मिला? अच्छा कोई बता पाएगा? यस मिला। चलो हाँ सिद्धांत बताओ तो जरा, ये स्पेसिफिकेशन के अंदर सैंपल और ये प्रोसीजर्स क्या रोल प्ले कर रहा होगा सेकेंडरी डेटा में? कुछ ट्राई करना है आपको। 1 मिनट सर, कोशिश करूं। हाँ स्पेसिफिकेशन में आप देखोगे तो हमने एक मार्क किया कि भाई सैंपल। अच्छा तो मैं सिद्धांत ऐसा बोल सकता हूं कि सबसे पहले आप जब सेकेंडरी डेटा आप जब इस्तेमाल कर रहे हो बराबर, तो उसमें सैंपल साइज बहुत मैटर करेगा। यस सैंपल साइज मैटर, क्योंकि अभी मान लो फॉर एग्जांपल अगर आप सेंसस डेटा कलेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो कितना सैंपल साइज आप सिलेक्ट करोगे जो उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, वो डिसीजन भी तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि नहीं? यस यस बराबर। और जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी स्कूल में जाते हो, मान लो एक सर्वे करने के लिए, लेकिन कभी कभी पता है प्रिंसिपल से जब आप बात करने जाओगे तो प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, हम आपको सारे बच्चे जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, हम आपको खाली 11th की ये बैच प्रोवाइड करते हैं, हम खाली 12th में आपको ये क्लास में जाने देंगे। समझ में आ रहा है? तो वो आपको कोई स्पेसिफिक मतलब खाली सैंपल ही अलाउ करते हैं। तो आप क्या बोलते हो, अच्छा 11th में कितने बच्चे होंगे? 100 बच्चे, ठीक है चलेगा। 12th में कितने हैं भाई? 50 बच्चे आज, चलो 150 टोटल हो गया, हमारा काम हो जाएगा। मतलब वो 150 से हम बोल सकते हैं वो जो स्कूल में जो ऑलमोस्ट 5000 का जो पॉपुलेशन है वो उस 150 से रिप्रेजेंट हो जाएगा बराबर। लेकिन मान लो 150 की जगह पे खाली अगर वो बोलता है सिर्फ 20 बच्चे, तो अपने क्या बोलेंगे, सर रहने दो आज नहीं करने का है, अपने अगले महीने आएंगे वापस। तो आप डिसाइड करोगे ना वो सैंपल साइज बराबर है या नहीं, राइट? और फिर प्रोसीजर। अब प्रोसीजर इन द सेंस क्या कि भाई वापस वही सारे मेथड कि क्वेश्चनर के मेथड के थ्रू फेस टू फेस क्वेश्चंस करने हैं हमें बराबर, या तो हम उनको उनसे नंबर लेके उनको मैसेज के फॉर्म में पूछ ले या तो मेल के फॉर्म में पूछ ले। तो मेथड ऑफ कलेक्टिंग द डेटा बराबर, दैट यू नीड टू डिसाइड। तो पहला पॉइंट ये क्लियर होना जरूरी है कि सैंपल साइज क्या होगा और प्रोसीजर आप कौन सा रखोगे। डन पहला। सेकेंड में जाते हैं, एरर इसमें अंडरलाइन कर दो। वही देखो वही लाइन में आपको मिलेगा नंबर ऑफ एरर्स, मिला नंबर ऑफ एरर्स फर्स्ट लाइन में, और वहां पे आप ऊपर लिख दे वर्ड एरर साइज। अच्छा इसमें क्या होगा एरर साइज में क्या होगा, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं फॉर एग्जांपल, अब मान लो फॉर एग्जांपल कुछ ये जो 40 प्लस स्टूडेंट जो यहाँ पे है, मान लो उसमें से मैंने 10 लोगों को क्वेश्चनर दिए। कितने लोगों को? 10, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये 10 लोग मेरा जो सैंपल साइज है ये काफी है 40 को रिप्रेजेंट करने के लिए बराबर है 10। तो मैंने 10 लोगों को क्वेश्चनर दिए, लेकिन अब मान लो ये 10 में से भी 7 लोगों ने ना फॉर्म अधूरा रखा, 7 लोगों ने फॉर्म क्या रखा? अधूरा रखा, मतलब पूरा भरा नहीं है, ब्लैंक रखा बराबर। अब मेरे हिसाब से मैंने ना पहले से एक डिसाइड करके रखा था काउंटिंग, एरर का काउंटिंग, कि भाई ये 10 में से भी अगर
2 लोग नहीं भरेंगे ना तो भी चलेगा। मतलब मैं 8 लोगों का मैंने एक है ना क्या बोलते थे, एक डेडलाइन मैंने रखा हुआ है, एक ब्रेक इवन कि भाई 8 तो मिनिमम चाहिए जो इस 40 को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अब मेरे ये केस में देखो 10 में से 7 लोगों ने तो फॉर्म ही नहीं भरा ठीक से, खाली 3 ही लोग ने भरा, तो ये जो 7 का जो एरर साइज है वो मैं एक्सेप्ट करूंगा नहीं, मैं ये चीज को क्या कर दूंगा, इग्नोर। मतलब मैं ये फॉर्म वापस भरवाऊंगा या तो मेरा ये एनालिसिस टोटली क्या हो जाएगा, बंद। आप डिसाइड करो कि कितने हद तक आप एरर जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हो, तो वो एरर की साइज भी आपको डिसाइड करके रखना पड़ेगा कि भाई इतने डेटा से काम चला लूं या नेक्स्ट टाइम वापस आऊं और वापस मैं डेटा कलेक्ट करूं, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, बराबर। तीसरा करेंसी। करेंसी आप बहुत सिंपल चीज है यहाँ पे। अब फॉर एग्जांपल ईशान, हाँ सर। बराबर, अभी मान लो फॉर एग्जांपल अपने को जापान के ओवरऑल बेसिकली किसी इंडस्ट्री का इवैल्यूएशन करना हो, जापान के किसी इंडस्ट्री का सेल्स इवैल्यूएशन करना है, सेल्स, तो ऑब्वियसली इवैल्यूएशन इंडिया में हेलो। हेलो, हाँ बोलो बोलो बोलो। इवैल्यूएशन करने का इंडिया में। अब जापान से तुम जब डेटा लेके आओगे तो वो जापान का जो डेटा होगा वो उनके करेंसी में होगा, बराबर। अब वो करेंसी तुम यहाँ पे लेके आओगे तो यहाँ के लोगों को वो करेंसी समझ में आने वाली है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो डेटा जो आया उसको यहाँ की करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो आपको उनको बोलना पड़ेगा कि हमें जो डेटा है वो हमें इंडियन रूपी में चाहिए, तो आप उसको अच्छे से क्या कर पाओगे, इवैल्यूएट। सिंपल ये चीज है, बराबर है। मतलब एक लोकल करेंसी अवेलेबल होनी चाहिए उसको इवैल्यूएट करने के लिए, वरना उसकी करेंसी को इवैल्यूएट करना हमारे लिए बहुत क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट, बराबर। और दूसरा मेन चीज, टाइम गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए डेटा कलेक्शन में। टाइम गैप जैसे आप वो बचपन में फर्स्ट ईयर बीकॉम में कल भी बताया था ना, आईएएस जैसा सब्जेक्ट पढ़ते हो और आपको वो लोग क्या करते थे, डेटा लर्न करने को बोलते थे। कौन से ईयर का 1990 है ना, 1990 में क्या हुआ, 95 में क्या हुआ, 2000 में क्या हुआ। अब देखो वो डेटा आज के जमाने में ऑब्वियसली कुछ काम आने वाला नहीं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अब भी ये साल भी है ना, फर्स्ट ईयर बीकॉम में एक टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, आपने भी कहीं सुना होगा, ये HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, बराबर। और उसमें लिखा है कि भाई इंडिया रैंक्स 131, इंडिया रैंक्स 131, बराबर, इन द ईयर 2016, इन द ईयर 2016। अब देखो, अब मैं इसका करूं क्या, कुछ काम नहीं आने वाला है, बराबर है, कुछ काम आने वाला नहीं है। अभी आप ऑनलाइन गूगल करोगे ना तो इंडिया रैंक्स, इट इज ऑब्वियसली 131 नहीं, उससे और लोअर आ गया। तो वो जो एक्चुअल डेटा है वो काम का है, वो पुराना डेटा लेके मैं क्यों, मतलब रॉन्ग गेम प्ले कर रहा हूं मैं। तो सबसे पहले नहीं, वो जो डेटा जो आप कलेक्ट कर रहे हो ना वो लेटेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर 5 साल पुराने डेटा का इवैल्यूएशन कोई मतलब नहीं है, सिनेरियोस चेंज हो गए। नहीं, इंडिया की पॉवर्टी लाइन 2016 में ये थी, अरे 2016 में 2021 में क्या वो बताना, चल एटलीस्ट ये साल का नहीं 2019 का बता दे तो भी पता चल जाएगा। तो जितना हो सके लेटेस्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे फोर्थ, ऑब्जेक्टिव। इसमें तो सिंपल है, कुछ मार्क करने की जरूरत नहीं है। पर्पस के हिसाब से डेटा आपके कलेक्ट होने चाहिए, मतलब क्वेश्चंस आप ऐसे बनाओ जिसके थ्रू आपके ऑब्जेक्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो। फिर ऑब्जेक्ट कुछ और है और सवाल कुछ और कर रहे हैं। अब जैसे कि ना किसी थिएटर वाले का ऑब्जेक्टिव ये है कि उसके कस्टमर वहां पे कंफर्टेबल है कि नहीं है, मतलब सीटिंग को लेके उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि अपने कस्टमर का सीटिंग जो है ना उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है। लेकिन क्वेश्चंस में कहीं भी सीट्स को लेके सवाल ही नहीं है, तो वेस्ट हो गया ना, वेस्ट ऑफ टाइम हो गया। तो पर्पस क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिफ्थ वाला, नेचर एंड कंटेंट ऑफ डेटा। अब नेचर एंड कंटेंट ऑफ डेटा मतलब क्या,
कि यहाँ पे अगेन आपके क्वेश्चंस के वर्डिंग्स, कंटेंट इन द सेंस क्या, वर्डिंग्स एप्रोप्रिएट होने चाहिए ताकि सामने वाला जो है वो टिक मार्क कर सके। और फॉर एग्जांपल मान लो आप किसी को एक स्केलिंग मेथड के थ्रू ग्राफिक रेटिंग वाला जो एक मेथड है ना वो आप उसको दे रहे हो। फॉर एग्जांपल आपने हेडिंग में डाल दिया सलमान खान, हेडिंग में डाल दिया सलमान खान, बराबर है, रेटिंग 1 2 3 4 5, रेटिंग 1 2 3 4 5, बराबर। अब लेफ्ट साइड पे आप है ना क्या कर रहे हो, अलग अलग एट्रीब्यूट्स लिख रहे हैं। अब जैसे कि आपने पहला लिखा एक्टिंग, तो आपको फिर वो 1 to 5 में से क्या करना है, टिक करने का। फिर आपने दूसरा लिखा भाई ह्यूमैनिटी, तो फिर वो 1 to 5 में से टिक करने का। फिर आपने किया फ्रॉम इनकम पॉइंट ऑफ व्यू, बराबर, तो आपने टिक किया। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो ऐसे मतलब क्या है, सवाल क्लैरिटी वाले है ना, ये जो है ना ये क्या एट्रीब्यूट्स, ये इसकी कितनी इजीली क्लैरिटी है, बाइफर्केशन बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत सारों क्या है ना उस पर्टिकुलर एक्टर को लेके मल्टीपल थॉट्स हो सकते हैं, बराबर है। तो अगर आपके वो सवाल में बाइफर्केशन बराबर नहीं होंगे ना तो आपको एक एप्रोप्रिएट जवाब जो है वो नहीं मिल पाएगा, इवैल्यूएशन ठीक से नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज एक ही एक्टर को लेके मल्टीपल थॉट्स होते हैं लोगों के, तो जो मल्टीपल थॉट्स के क्वेश्चन भी तो होने चाहिए। फिर पता चला बहुत सारे के थॉट्स होते वो तो क्वेश्चन में है ही नहीं, मतलब सवाल वही पूछे बराबर जिसका जवाब वो चाहते थे, मतलब उनको पता है कि ये पूछेंगे तो कुछ गलत जवाब मिलेगा, तो वो चाहते ही नहीं थे, वो तो जानबूझ के वो सवाल ऐड ही नहीं किया। तो कुछ लोग ऐसा बहुत स्मार्ट क्वेश्चनर बनाते हैं, मतलब नहीं अपने फायदे के लिए क्वेश्चनर बनाया, ऐसा कभी क्वेश्चनर होता नहीं है जो खुद के फायदे के लिए हो, वरना वेस्ट ऑफ टाइम हो गया। लेकिन ऐसे बायस क्वेश्चनर भी होते हैं मार्केट में, ऐसे भी बायस क्वेश्चनर्स भी मिलते हैं। नेक्स्ट, डिपेंडेबिलिटी और हाउ डिपेंडेबल आर द डेटा, मतलब ये मेन चीज है, क्योंकि सेकेंडरी डेटा जो है वो ऑलरेडी किसी और सोर्स से आ रहा है, तो जो मेन सोर्स मतलब प्राइमरी डेटा जहां से ये डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, क्या वो सोर्स रिलायबल है या नहीं है, वो सबसे मेन चीज है। अब जैसे कि पता है आपको ऐसा अपने जैसे फील्ड में, आपको ना एजुकेशन फील्ड में, बराबर, पता है आपको किस, अभी जैसे कि ये बोर्ड एग्जाम्स होती है, तो बोर्ड एग्जाम में वो लोग फॉर्म भरवाते हैं, सब बोर्ड के लिए फॉर्म्स होते हैं ना, बराबर, और ये सारे बोर्ड के जो फॉर्म्स है वो कहाँ जाते हैं, आपको पता होगा गांधीनगर, गांधीनगर जाते हैं, मतलब बोल सकते हैं गांधीनगर तो एक सेंट्रलाइज हब है जहां पे पूरे गुजरात के, खास करके गुजरात के सारे बच्चों के डेटा मिल जाएंगे इजीली, खास करके बोर्ड एग्जाम्स वालों के तो 10th एंड 12th स्टैंडर्ड वाले तो इजीली मिल जाएंगे, बराबर है। अब मान लो, लेकिन यहाँ ही पे है ना लोग क्या करते पता है, कुछ ना कुछ झोल मारते हैं, क्या आपको है ना ऐसे टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं, अभी आपको है ना ऐसे, मतलब देखो अगर आपके कॉन्टेक्ट होंगे ना तो आपको मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे कि आपको मतलब बोर्ड स्टूडेंट्स के डेटाबेस चाहिए, तो आप ये नंबर पे फोन करिए, तो आप फोन करते हो उसको, ये हमने 5-6 साल पहले ट्राई किया था सर, फोन करके देखा चलो देखते हैं, तो फोन किया हमने, सामने वाले ने क्या बोला, 5,000 रुपए लगेंगे, कितने, 5,000 रुपए, आपको 50,000 नंबर मिलेंगे, कितने, 50,000, मन में लड्डू फूटा, चला 50,000 डेटाबेस मिल जाए आपको, जोरदार, बराबर। लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा रिस्क फैक्टर तो होता है, ये 5,000 दे दिया फिर सीन हो गया तो ऑनलाइन फ्रॉड, बराबर। तो फिर हमने सिंपल उसको यही पूछा कि भाई एक काम करो, पहले आप है ना ट्रायल बेसिस पे थोड़े डेटा भेजो, ट्रायल बेसिस पे डेटा भेजो। अब सबसे पहले ये रिस्क फैक्टर है कि ट्रायल बेसिस पे कितने नंबर्स भेजेगा वो, उसका भी एक लिमिटेशन होगा ना, 5,000 में से आप ऐसा बोलोगे एक काम करना 3,000 भेजना पहले, तो फिर आपको बोलेगा जल्दी रह, बराबर है, रीजनेबल होता है वो, आपको क्या बोलता है 100 डेटा भेजता हूँ, 100 नंबर भेजता हूँ, 100 नंबर भेजे उसने आपको, आपने क्रॉस वेरीफाई किए, एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, वही मतलब वडोदरा के स्टूडेंट्स 10th स्टैंडर्ड में जबरदस्त, 5,000 पे कर दिए, कॉन्फिडेंस आ गया ना अपने को, तो डेटा आया 50,000 बच्चों के डेटा है, बराबर है। लेकिन ये 50,000 बच्चों की जो डेटा है ना वो मिक्स थे, गुजराती मीडियम, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, थप्पो,
बराबर, और उसमें से भी बाइफरकेशन नहीं था कि वडोदरा वाले कौन से, मतलब एक एक को फोन करके पूछने का वडोदरा थी जो ना, हमें तो छे ने भरूच की बात करिए छे, अब भरूच का एडमिशन लूं मैं, समझ में आया? तो ऐसा बहुत कांड होता है, बहुत सीन हो सकता है। डेटा सब 10 के ही थे, लेकिन उसमें भी अलग अलग मीडियम्स और उसमें भी अलग अलग सिटीज, ऐसा कोई बाइफरकेशन करके नहीं देता है वो, इतनी मेहनत कौन करेगा वो तो क्या बोलेगा, डेटा डेटा राइट है, लेकिन क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा वेरी इंपॉर्टेंट। उसका ऐसा बोलेंगे ना 5,000 नहीं तो 10,000 ले ले, पर खाली बड़ौदा ना जा, ये भी इंग्लिश मीडियम है कि नहीं, देन इट इज वर्थ। तो एक एप्रोप्रिएट नहीं, वो सोर्स मतलब मार्केट में नहीं, जैसे वो ना गांधीनगर की बात करूं छू, कॉन्फिडेंस आता है गांधीनगर से सीधा डायरेक्ट सोर्स, लेकिन वही है ना, मतलब वहां पे भी कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो उस नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और इस तरीके से पैसे लूटते हैं मार्केट में, तो बहुत जबरदस्त चीज है। तो वो नहीं डिपेंडेबिलिटी, मतलब कौन से सोर्स, वो प्राइमरी डेटा कहाँ पे कलेक्ट होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा सेकेंडरी डेटा के इवैल्यूएशन के लिए, बराबर। तो ये है कुछ 6 चीजें जिसका ध्यान आपको रखना है जब आप सेकेंडरी डेटा को इवैल्यूएट करोगे तब, बराबर है। और क्वेश्चन नंबर 1 में तो आप देखोगे तो उसमें सेकेंडरी डेटा का मीनिंग, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, बराबर, तो वो तो आई गेस आप खुद से कर सकते हो। फाइन, तो आई गेस ऑलमोस्ट यूनिट 2 जो है वो हमने कवर किया जूम सेशन में ही। वीडियो लेक्चर्स में तो आप एक एक करके टॉपिक वाइज आप देखोगे शायद, बराबर, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में पूरा यूनिट 1 एंड यूनिट 2 हर टॉपिक जो है वो फटाफट वापस रिवीजन, तब तक कि आप अपने एंड से पढ़ते जाना। आपको पता होगा 20 अप्रैल एक टेंटेटिव डेट आ चुकी है एग्जाम की, 20 अप्रैल, बराबर, और आज 8 तारीख हो गई है, तो भाई 2 हफ्ते ही बाकी, पूरे 2 हफ्ते भी नहीं, बराबर है। तो पढ़ते जाना, और कुछ अगर आपको डाउट्स आते हैं तो एक छोटा मैसेज ड्रॉप कर दो कि सर इसका मीनिंग क्या है, बराबर, टेक्नोलॉजी है, फोन कर लेंगे या तो वॉइस रिकॉर्ड करके आपको उसका मीनिंग बता देंगे, डन, ठीक है। तो वी एंड अवर लेक्चर, चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय सर, बाय Bye, सर। sir. टेक केयर, बाय सर। बाय बाय। बाय सर। हेलो सर। हाँ हाँ बोलो ना नवंग। सर मुझे पेज नंबर 24 सिमेंटिक डिफरेंशियल में कुछ डाउट है सर। बोलो ना, कोई बात नहीं। पेज नंबर कौन सा? 24। हाँ, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। ओके, सिमेंटिक वाले में, हाँ बोलो क्या हाँ है। सर, ये जो अगर मैं पावरफुल वीक में अगर मैं मार्किंग करूँ 4 नंबर दूं सर, तो सर ये वीक में किस तरफ जाएगा कि पावरफुल की तरफ जाएगा सर? मतलब वो बोल सकते हैं ना कि मतलब न्यूट्रल रहेगा, न्यूट्रल अच्छा। रहेगा, मतलब 3 1 2 3 जो है वो पावरफुल देगा, और फिर 5 6 7 वीक, तो 4 जो है वो क्या है, न्यूट्रल, कि बहुत पावरफुल नहीं है और बहुत वीक नहीं है, अच्छा, बीच में वो न्यूट्रल वाला रखा है। नहीं बोलते कि भाई अच्छा या बुरा, तो ना न्यूट्रल चले। तो सर इसको हम दूसरी अगर लैंग्वेज में करें तो स्ट्रांगली एग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री। ये इसमें नहीं आएगा, मतलब तुमको खाली उसको मीनिंग देना तो बराबर है, लेकिन ये जो सिमेंटिक वाले में वो तो क्या करते हैं, 2 ऑपोजिट वर्ड दे रहा है ना, हाँ। और उसमें से हमें रेंज सिलेक्ट करनी है, बराबर है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो, अगर मैं आपको अभी ऐसा पूछूं कि नवांग गर्मी कितनी है, गर्मी कितनी है, बहुत ज्यादा से लेके बहुत कम, बहुत ज्यादा से लेके बहुत कम, मतलब बहुत ज्यादा 1 पे करोगे तो बहुत ज्यादा, बराबर, तो आप क्या करते हो, 4th पे टिक करते हो कि बहुत ज्यादा नहीं है बहुत कम भी नहीं है, 4th रखो ना सर। ऐसा समझ में, ऐसा जिसका जवाब कैसा हो, न्यूट्रल हो, कि भाई नाइदर दिस नॉर दिस, आई एम ओके विद दैट एवरेज आंसर, ऐसा, डन, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू सर। सर ओके बाय।